में मोहब्बत रखनी होगी, इसलिए मोहब्बत रखनी होगी कि गरीब को हक दिलाया जाए। क्या आप नहीं चाहते किसी बेवा को उसके घर पर छत डाल दिया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं? क्या गरीब बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक नहीं है? क्या यतीम बच्चों को इलाज कराने के लिए एम्स में जाने के लिए और बड़े हॉस्पिटल में जाने का इख्तियार नहीं है? क्या उनका दिल नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जल्दी से सेहतयाब हो जाएं? मैंने कल के प्रेस वार्ता के दरमियान में भी कहा कि लोगों, हमने ऐसे शख्स को भी देखा है जिनकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, नीट क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं इस करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ और इस किताब के अंदर में जितने भी करप्शन वक्त में हुए हैं, जितने लोगों ने भी करप्शन किया है पूरे देश भर में, हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिन्होंने खाया है, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और खुदा के घर में भी जवाब देना पड़ेगा। आप ज़मीन अगर खाएंगे, माल खुदा का खाएंगे, लोगों का माल हड़प कर जाएंगे, जो गरीब का माल हुआ करता था, जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड के लिए उन बड़े लोगों ने हमें सौंपा था, हमारे गरीबों को नहीं मिल रहा है, हमारे यतीमों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उन पैसे वालों के बच्चे कभी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कोई IIT में पढ़ रहा है, कोई न जाने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में, कोई एशिया में पढ़ रहा है। लेकिन याद रखें, एक गरीब के बेटे को भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक मिलना चाहिए। एक यतीम के बच्चे को भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने का हक मिलना चाहिए। एक छोटे गांव में रहने वाले बच्चे को भी IIT और एम्स में जाने का इख्तियार मिलना चाहिए। क्या ये इख्तियार मिलना और इसकी मांग करना ये हमारा हक नहीं बनता? क्या आम समाज जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो बहुत ही नीचे लेवल पर रहते हैं, क्या उनके ख्वाब बड़े नहीं हो सकते? क्या वो बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते? हमें लगता है कि हर एक शख्स को बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, हमें लगता है कि हर एक शख्स को उड़ान अपनी ऊंची रखनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें पिछड़े में ले जाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें दबा करके ये बताना चाहते हैं कि ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है, मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, अपनी पार्टियों के लिए आप ना लड़िए, अपने लोगों के लिए लड़िए। पार्टियों की लड़ाई करेंगे तो पार्टियाँ तो बदली हो जाएंगी, लेकिन जो लोग आपके हैं वो आपके साथ हैं, वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, वो कल भी आपके साथ रहेंगे। बहुत सही। तो पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए, उनके दरमियान में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। इसलिए इस किताब का विमोचन करने के लिए, इसका इजरा करने के लिए, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमने महाराष्ट्र की खूबसूरत ज़मीन को चुना है। ये खूबसूरत ज़मीन हमें प्यार देती है। ये खूबसूरत हिंदुस्तान की मिट्टी और खुसूसन महाराष्ट्र की मिट्टी के अंदर में जो सुगंध आपको मिलेगी, पूरी दुनिया के फूलों में भी आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र हमें प्यार, भाईचारा, अमन, एक दूसरे के साथ गले मिलना, एक दूसरों के त्यौहार में आना जाना सिखाता है, एक दूसरों की कद्र करना सिखाता है। ये ज़मीन हमें कद्र करना सिखाती है। महाराष्ट्र की ज़मीन बहुत ही पावरफुल ज़मीन है। इसलिए हमने मुंबई में पहला, सेकंड ये प्रोग्राम आपके सामने नासिक में है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आगे बढ़ कर के कल जलगांव में होगा और थर्सडे को इंशाअल्लाह ये पुणे में होगा। उसके बाद थाने के ज़िला में एक जगह पर ये प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में इस किताब को लेकर जाएंगे। एक हमारी दिली ख्वाहिश थी, हमारे पत्रकार संघ के लोगों ने और उन तमाम मीडिया के लोगों ने पूछा कि साहब ये किताब क्या उर्दू में ही रहेगी? तो साहब मैं आपको बता दूं, हमें जितना उर्दू से प्यार है उससे कहीं ज़्यादा हमें मराठी से भी प्यार है। तो ये किताब अभी किताब उर्दू में दिख रही है, आने वाला एडिशन मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरी ज़बानों में भी लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर एक शख्स, मुल्क का हर बाशिंदा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ज़बान चाहे कोई भी हो, किताब ज़बान के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से दिल में उतरने के लिए उस ज़बान में लाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस किताब को उस ज़बान में भी लाऊँ। और दूसरा, ये किताब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ई-कॉमर्स के ज़रिए से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी। हमदान प्रेस के ज़रिया, हमदम प्रेस जो मालेगांव में है, ये किताब आपके ही आसपास में हमने छपवाया है ताकि आपके साथ और कनेक्ट हो सके। तो मालेगांव के हमदम प्रेस के ज़रिए से अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में भी इस किताब को आप दस्तयाब कर सकते हैं। और हमने ये 3000 किताब लिखा है, नाम आपने देखा वक्फ, और इस किताब को भी हमने वक्फ कर दिया है। इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा कहा गया था, इसके बारे में कुछ गाइडेंस दिया है क्या इस किताब में? यही बात, जो यही 3 मौजू हैं जिस मौजू पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस पर अभी कबल वक्त बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में। हर लोगों से कांटेक्ट, रिसर्चर टीम की रिसर्च, हमारी पकड़, मेहनत, हमारे उलमा, हमारे अहबाब, हमारे दोस्तों और सोशल मीडिया के तमाम लोग
उसके अलावा अलग चीज़ा जो जर्नलिस्ट हैं उनसे गुफ्तगू, इंटेलेक्चुअल से बातें, इन तमाम मेहनतों के बाद ये किताब तैयार की है। बड़े खून जिगर इसमें लगाया है। ये सिर्फ इसके ऊपर में इंक और पेन और कागज़ पर ही नहीं लिखा गया है, बल्कि उन लोगों की मेहनतों और कदरों, पसीनों और खून से लिखी हुई ये किताब है। ये दिल से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर आप इसे पहुँचाएँगे देश तक, लोगों तक, तो मैं आपका भी बहुत ही धन्यवाद करूँगा, आपको भी, और मुबारकबादियाँ भी दूँगा। और आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो मैं समझूंगा ये किताब पूरे देश में, पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। कोई पॉलिटिक्स एक्सटेंड नहीं है, और हम लोग सियासी लोग नहीं हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम तो धर्मगुरु लोग हैं। हमारा मिजाज ये बनता है कि हम लोगों के दिलों तक पहुँचें, उनके दिलों के जो दर्द हैं उसे महसूस करें। हम दुनिया में पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये हमारा जोड़ने का काम है। प्रेस तो दिलों को जोड़ता है साहब। अभी आपने बताया कि 3 बातों पे कोर्ट में सुनवाई चल रही, तो पूरी सुनवाई होने के बाद, पूरा वक्त बिल आ जाने के बाद, फिर आपने क्यों नहीं किया किताब? अभी आधे में क्यों किया? नहीं, ये किताब तो पहले से रिसर्च टीम ने काम किया था, और इस पर हमने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं। उसकी भलाई, इसकी अच्छाई, उसके फ़ायदे और नुकसानात भी गिनाए हैं। मुस्लिम समाज में जिन लोगों ने रोड पर उतर करके काम करने की कोशिश की थी, मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने, जो जुमा के दिन को हमारे लोगों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने या कुछ गलत लोगों ने मिलकर के उसे बदनाम करने की कोशिश की थी कि जुमा का दिन पत्थर का दिन है, जुमा का दिन पत्थर चलाने का दिन हो गया। मीडिया में हम लोगों ने सुनना शुरू कर दिया ऐसा दिन हो गया। तो हमने ये सोचा कि अपने लोगों को अवेयर कर सकें, जुमा का दिन इबादत का दिन है, पत्थरों का दिन नहीं है। इस बात को भी इस किताब में हमने दर्शाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन वो 3 पॉइंट होने के बाद, कभी पूरा हो जाने के बाद करते तो और भी अच्छा होता था। नहीं, उसका अगला एडिशन भी आएगा, और उसमें बेहतर कोशिश करेंगे हम कि वो तमाम चीज़ों को भी लिख सकें। इसके अगले एडिशन में उसकी तैयारी होगी। नासिक में सवाल आपका बेहतरीन है। ज़माने में, हर ज़माने में रिफॉर्म होता है, और रिफॉर्म ये नेचर का हिस्सा है। हर ज़माने में तब्दीलियाँ होती हैं। मैं तो सिर्फ इस बात का हामी हूँ कि अगर किसी ने इसमें गसब किया है, इसमें जो करप्शन हुए हैं, अगर करप्शन ठीक हो जाता है इस बिल के ज़रिए से, तो मैं इस बिल की हिमायत करता हूँ। सर, चर्चा, देखिए, वक्फ़ की चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। वक्फ़ लोग जानते नहीं थे। हमारे गरीब बच्चे, हमारी यतीम माएँ, हमारे वो औलाद जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, गाँव खेड़े में, उनको पता नहीं था। लेकिन इतनी आवाज़ उठी वक्फ़ के बारे में कि आज गली गली, कूचे कूचे मीडिया के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से वक्फ़ सब तक पहुंच गया है। लेकिन वक्फ़ का हल नहीं पहुंचा था। तो हमने इस किताब में वक्फ़ का फ्यूचर बताने की कोशिश की है कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान के लोग, गरीब, यतीम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इस किताब के ज़रिए से इंशाअल्लाह उनको खबर मिल जाएगी। ये तो मैं मीडिया वालों को मुबारक देता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में, नई टेक्नोलॉजी के दौर में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोबाइल पर, हर एक घर में 8-8 मोबाइल आज हमने देखे हैं। तो 8-8 मोबाइल तक ये पहुंचा है वक्फ़। और पहले लोग नहीं जानते थे क्योंकि किताबें उन तक पहुंचती नहीं थी। रिसर्चर्स किताबें लिख लिख करके गांव-गांव नहीं पहुंचा पाते थे। उस तमाम चीज़ों का ज़रिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं थे। लेकिन मुल्क तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसमें एक बात सबसे सामने अच्छी है कि टेक्नोलॉजी ने कामयाबी हासिल की है। ये मैं मुबारक देता हूँ टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदारों को और बीटेक करने वाले बच्चों को, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए से अवेयर होकर के देश भर में ये पैगाम पहुँचा दिया, और आज बच्चे सारे के सारे अवेयर हो गए हैं वक्फ़ क्या है। आपने बताया, आपने पहले किताब लिखने के पहले रिसर्च किया, हाँ, लोगों से मिले, उनसे बात की, हाँ, कितने लोगों से मिले, और जितने भी लोग आपसे मिले आप, उसमें से कितने % ने इसको बताया कि ये अच्छा है वक्फ़ बिल, या कितने ने बताया कि नहीं ये अच्छा नहीं है? जी, बहुत खूबसूरत बात। 20,000 से ज़्यादा लोगों से हमारे रिसर्चर्स ने और हमारी टीम ने मुलाकात की। 20,000 से ज़्यादा पूरे देश में। और उसमें से 80% लोगों ने कहा कि ये बिल अच्छा है, लेकिन 70% लोगों ने कहा कि ये बिल अच्छा है, 30% लोगों ने कहा ख़राब है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि इसमें अच्छाई क्या है, ज़रा आप भी हमें बताइए। क्योंकि मेरी टीम थी, मैं अपनी टीम से पूछना मेरा ज़रूरी था। उन्होंने अच्छाई के बारे में 3 बातें हमें बताई कि साहब इसमें अच्छाई है, वक्फ़ के बारे में जानते नहीं थे लोग, अब जानने लगे। अपने हक़ के बारे में पहचानते नहीं थे लोग, अब पहचानने लगे। अब वक्फ़ क्या है ये बच्चा बच्चा जानने लगा, ये सबसे बड़ी अच्छाई आई है। उसका नेगेटिव पहलू ये है कि मुसलमान समाज में परसेप्शन एक बनाया गया है कि इस वक्फ़ में आपकी ज़मीनें छिन जाएंगी। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप पूरे बिल को पढ़ लीजिए और कानून को पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़मीनें हमारी छीनी जा सकती हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियों के बारे में एहतजाज भी करना चाहिए और कोर्ट में भी जाना चाहिए, और जैसा कि हमारे लोग गए भी। मुफ्ती जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि देश की आज़ादी के बाद से 70 साल तक
लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा ही किया है, उसको अपना माल समझ के खा गए और डकार ले गए। क्या लगता है कि आपकी जन जागृति से वो जो खा चुके हैं वो क्या कौम को रिटर्न मिल जाएगा क्या? एक बात बहुत अहम है, मुल्क दस्तूर से चलता है, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, मुल्क में कानून की किताब है और उस कानून की किताब हर एक को अपने हक लेने की इजाज़त देता है। मैं बहुत ही बावर करना चाहता हूँ कि मुल्क की किताब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान देश को दिया है जिस संविधान के तहत में गरीब से गरीब तर हिंदुस्तान के अलग खित्ते में और कबाइल के इलाके में रहने वाले शख्स को भी ये इख्तियार है कि अपना हक ले, अपना हक मांगे और ना मांगे तो उसके लिए लड़ाई करे, और ऐसी लड़ाई हो जो रोड पर नहीं बल्कि कोर्ट में हो। तो ये लड़ाई करने का हक बाबा साहब ने दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ने हमें दिया है जो हम सब के दिलों में बसती है। तो साहब ये सवाल ही नहीं उठता है कि कोई हमारे हक को ले पाएगा, या 50 साल हो, 100 साल हो, कब्जेदार हो, एक दिन वो कब्जा छोड़ के उसे दुनिया से भी जाना है, वो खुदा के पास भी जवाब देना है और हिंदुस्तानी कवानीन में भी उसे जवाब देना होगा। मुफ्ती साहब, बहुत सही कहा आपने। मैं मीडिया बंधुओं से कहता हूँ कि लोगों ने मुझ पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि साहब ये किताब कहीं कोई पार्टी तो नहीं लिखवा रही आपसे। तो मैं उनसे कहता हूँ एक खुदा भी है ना जो दिल का हाल जानता है। दो बातें बहुत अहम हैं देश में। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताऊँ मैं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब में लिखा, हदीस में, और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी किताबों में लिखा है, वो माल जो आपका है वही माल आप किसी को दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। अगर आपका है तो आपके पास पेपर भी होगा, आपका है तो आपके पास उसके कागजात भी होंगे, आपका है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे, चाहे वो पुराने पुरावे छोटे ही क्यों ना हो। अगर वो आपका है तभी आप डोनेट कर सकते हैं, तभी वक्फ हो सकता है। और आपका नहीं है तो हम ताजमहल को तो वक्फ नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते पूरा नासिक वक्फ हो गया। तो इसलिए जिन जिन दरगाहों पर पेपर नहीं हैं या मिस हो गए हैं, मिस प्लेसेस हो गए हैं, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें, वक्त आने पर अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाएं ताकि आप अपनी चीज़ों के लिए, बचाव के लिए अपना दिफा कर सकें। ये कार्रवाई जो हुई इसका समर्थन करते हैं आप? मैं इस कार्रवाई की समर्थन करूँगा जो नेक नियति के साथ की जाती है। मुल्क के अंदर में होने वाले किसी भी गैर काम की और गैर कानूनी काम की हिमायत कभी नहीं करता हूँ। मैं कानून की हिमायती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हामी हूँ। मैं लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ, मुल्क में अमन चैन के साथ उस राह पर चलने की, गामजन की बात करता हूँ, उस राह पर चलने के लिए कहता हूँ जो राह पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने ईमानदारी के साथ चलने के लिए कहा है, कानून के दायरे में चलने के लिए कहा है। एहतजाज कानून का हिस्सा है, एहतजाज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, एहतजाज करना हमारा राइट है। मैंने बार बार कहा कि एहतजाज करिए, लेकिन उस एहतजाज को MLC बनाने और राज्यसभा पाने के लिए ना कीजिए, बल्कि अपने गरीबों को हक दिलाने के लिए कीजिए। चाहे आपने एहतजाज का तस्करा किया, इसलिए मैं कह दूं, चाहे वो गांधी मैदान पटना में होने वाला एहतजाज हो, दिल्ली में होने वाला एहतजाज हो, अहमदाबाद में होने वाला एहतजाज हो, या MP में होने वाला एहतजाज हो, या महाराष्ट्र में होने वाला एहतजाज हो, एहतजाज होना चाहिए गरीबों के हक को दिलाने के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए।